स्पोर्ट्स मॉर्टम के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है पावर 99 पे। तो आज बगैर ज़ाया किए वक्त कोई इंट्रोडक्शन, कोई लंबा चौड़ा मैं तारुफ नहीं कराऊंगा कि ये प्लेटफॉर्म क्यों है, किस लिए है। आज डायरेक्ट टू द पॉइंट। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की क्रिकेट के हीरो। सिर्फ 36 साल की उम्र में पाकिस्तान में एक नई इन्होंने रवायत कायम कर दी। जितना अरसा क्रिकेट खेले 2003 से लेके 2013 और फिर 16 तक, हमेशा इन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम बल्कि अपना भी नाम और हमेशा अपने काम से जाने पहचाने गए। हमेशा रिस्पेक्ट कमाई पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, और हमेशा दुनिया क्रिकेट में इनको एक जेंटलमैन की हैसियत से, क्योंकि क्रिकेट जो है वैसे भी जेंटलमैन गेम कहा जाता है। ये और बात है कि अब जेंटलमैनी ज़रा कम रह गई थी, लेकिन ये वो प्लेयर हैं जिनके नाम के साथ हमेशा इज़्ज़त, एहतराम और हमेशा इनके कारनामों से पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो इन्होंने इज़्ज़त कमाई है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस से, वन आफ्टर अनदर। वो क्या है, किस तरह, वो तो बाद में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान का प्राइड हैं, टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई। आप खैरियत से उमर भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे पता है बड़ा प्रेशर है आप पे, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे है कि ये कैसे हो गया मौजज़ा कि 36 साल की उम्र में उमर गुल ने रिटायरमेंट दे दी। यहाँ तो 50 साल में भी जान नहीं छूटती। मेरे ख्याल से पहले तो ये आप सबका शुक्रिया, आप लोग मीडिया के दोस्त का शुक्रिया, जितना सपोर्ट मिल रहा है, जितना प्यार मिल रहा है। तो ये अभी जो 36 साल की उम्र में रिटायर हूँ, जितना मुझे प्यार मिला आप लोगों की वजह से, ये मीडिया के फ्रेंड से, बाकी फैंस वगैरह से, तो बंदे को यही चाहिए। बाकी तो क्रिकेट जो ना वो चलते रहना है। काफ़ी सारे हमारे प्लेयर्स आ भी गए, चले भी गए, लेकिन जो स्टार्ट से मेरा एक वो था, एक बिलीव था कि यार क्रिकेटर के साथ एक अच्छा इंसान का होना भी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो सब लोग अगर मुझे रिस्पेक्ट दे रहे तो उसी की वजह से कि नहीं, वो आपका काम भी है और फिर आपकी जो हम्बलनेस है, डाउन टू अर्थ है। देखिए, आपका पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जितना अरसा, और आपने एक तवील अरसा खेला है, कोई साल, 6 महीने, 2 साल नहीं आपने खेला। आपने जितना भी खेला है एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट कमाई है और आप अपने काम से कमाई है। मतलब मीडिया अगर आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि आपने हमेशा दूसरों की इज्जत की है और आप डिजर्व करते थे। इनके साथ ये मौजूद हैं हमारे आपके जाने पहचाने और काफ़ी माशाल्लाह पिछले 10-11 साल से जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, अपने शोज़ भी होस्ट करते हैं, टीवी के लिए भी होस्ट करते थे, अपना चैनल भी चला रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। रिजवान हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहसिन भाई, आप खैरियत से हैं? आई एम गुड, आई एम गुड। अच्छा, रिजवान भी बड़ा वो थे ना, कहते यार उमर भाई के साथ तो मैंने बैठना ही बैठना है। अच्छा। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि 1-on-1 करेंगे, फिर मैंने कहा यार रिजवान की इतनी वो है तो चलें आज 2-in-1 करते हैं। उमर भाई, कम टू द पॉइंट। माशाल्लाह जी, 2003 में आपने स्टार्ट लिया, 2013 में आपने अपना आखिरी वनडे खेला, 2016 में आपने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल खेला, मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ। 2014 में लास्ट T20 खेला हूँ और 2016 में आखिरी वनडे खेला हूँ। उल्टा कर दिया मैंने। अच्छा उमर भाई, इट वाज ए वंडरफुल कैरियर, नो डाउट अबाउट। अभी भी आप, मैं देख रहे, मैं तो इसका गवाह हूँ कि जिस तरह आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह फिटनेस आपने, हमारे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तमाम यंगस्टर्स से, वो यंगस्टर्स आपकी फिटनेस लेवल पे नहीं पहुँचते, क्यों? मोहसिन भाई, हमेशा कोशिश की कि जो भी जिस फॉर्मेट में भी खेल लूँ, जिस लेवल पे भी खेल लूँ, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, यंगस्टर के लिए एक रोल मॉडल बन सकूँ। अगर उनसे ज़्यादा नहीं कर सकता तो एटलीस्ट उनसे कम भी ना करूँ। तो इसलिए फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में आप अपनी फिटनेस की वजह से चुप नहीं सकते। आप लाइक तीनों डिपार्टमेंट में आपने चिप इन करना है। जो आपकी है प्रायोरिटी, जो है जो आपका स्पेशलाइज्ड जो जॉब है, बॉलिंग, वो तो है ही, लेकिन साथ में आपने फील्डिंग में और बैटिंग में टीम के लिए चिप इन करना है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में आपकी फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो ना आप चुप नहीं सकते। फिर एक आपने हमेशा कोशिश की कि अपने रेपुटेशन के लिए खेलूँ, तो यही वजह थी कि बस थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करता रहा। अभी कल की बात है कि उमर गुल तैयार थे कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को, और हमें सच्ची बात यह है कि तीनों फॉर्मेट का हमारे पास शाहिनशाह ज़रूर है, लेकिन वो उस तरह देखें स्पेयर हेड होते हैं। जैसे उमर गुल हमेशा हमें विकेटें देता था, उससे पहले वसीम अकरम, वकार यूनिस थे, कुछ अरसे के लिए आप कह सकते हैं आसिफ, फिर आमिर, लेकिन आमिर ने वो रोल प्ले नहीं किया ड्यूरिंग हिज पीक भी। अब तो खैर वो
उसके करीब भी नहीं आ सके जो हम जानते थे। लेकिन जो उमर गुल का रोल था, उमर गुल फास्ट बॉलर का हमेशा ये पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी लकी रही है आप लोगों के एरा तक कि आप लोगों ने हमेशा हमें ऊपर से विकेटें दी, बड़े बड़े प्लेयरों के आपने किले, और जब सेट लगता था मैच गया 20-25 रन रह गए हैं, उमर गुल को लेके आए और 6-6 विकेटें। न्यूजीलैंड हो, 2009 का वर्ल्ड T20 हो, 2007 का इवन हम हार तो गए थे, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो तो मैचलेस थी। मोहसिन भाई, हर टीम में हर दौर में ना जब तक आपके पास स्ट्राइक बॉलर नहीं होता, स्ट्राइक बॉलर मतलब ये है कि आप वो रन भी देता है, आपको विकेट भी देता है। जब आपको कैप्टन को ज़रूरत पड़ती है कि यार मुझे इस टाइम पे विकेट की ज़रूरत है, तो वो आ जाता है, आपको ब्रेक थ्रू देता है, नए बॉल से भी पुराने से भी। तो स्पेशली 2007 के बाद एज अ सीनियर बॉलर, एज अ स्ट्राइक बॉलर कह रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सक्सेस भी मिले। मुझे जो ना तीनों फॉर्मेट में मैंने आउट भी किए, नए बॉल से भी पुराने बॉल से भी। तो टीम में एक स्ट्राइक बॉलर का होना ज़रूरी है, जो कि हम पिछले 3-4 साल से उस चीज़ को हम मिस कर रहे थे। जिस तरह हमारा था 2010 के बाद जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मैं फ्रंट से लीड कर रहा था फास्ट बॉलिंग में, साथ में मेरे साथ वनडे में और टेस्ट में शाहिद भाई, हफीज़ थे, फिर सईद अजमल टेस्ट में और वनडे में बड़ा आ गया, बिल्कुल अब्दुलरहमान। तो टेस्ट में तो मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया था, वनडे में थोड़ी सी ये कि हफीज़ और शाहिद भाई की हेल्प मिलती थी। तो जो कि अब मुझे जो लग रहा है कि अब ये शाहीन के शेप में जो ना हमें एक स्ट्राइक बॉलर मिल रहा है, जो कि वो ऊपर से अब जिस तरह माशाल्लाह अभी रिसेंट पास में उसने जिस तरह ये डोमेस्टिक T20 में बॉल किया, अनबिलीवेबल बॉल, मैं तो बड़ा खुश हुआ उनसे, जिस तरह वो नया बॉल कर रहा था, फिर पुराना बॉल, और जिस तरह के विकेट पिचेस से और एग्रेशन के साथ, पेस के साथ। तो मेरे ख्याल से ये इस लड़के को अगर अच्छी तरह से हम लुक आफ्टर करें तो ये हमारे लिए स्ट्राइक बॉलर बन सके, जिस तरह पास्ट में मैंने या दूसरे बॉलर्स ने, शोएब अख्तर या दूसरे बॉलर्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी। तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन है ये शाहीन शाह से, एक तो क्विक लर्नर है और दूसरे उसको शौक है सीखने का। उमर, आप वाकई समझते थे कि रिटायरमेंट का टाइम आ गया, या आप ये समझते हैं कि बजाय इसके कि जो होता है हमारी अनफॉर्चुनेटली बड़ी एक अजीब व गरीब सी है कि हम अपने हीरोज़ को, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो वेलकम या वो सेंड ऑफ नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं। तो आपने अपने से कहा कि यार अब इन्होंने तो मुझे शायद ना खिलाएं, तो बेस्ट यही है कि मैं अब छोड़ूं और नई जनरेशन को जो है आप ग्रूम भी करें और इनके साथ। तो आपका प्लान है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को इसी तरह कंट्रीब्यूट, क्योंकि आप जैसे लोगों की, यंगस्टर्स की बहुत शदीद पाकिस्तान को ज़रूरत है। मोहसिन भाई, ऑनेस्टली अगर देखा जाए ना, तो मैंने लास्ट ईयर स्पेशली लास्ट जो डोमेस्टिक सिस्टम जो स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट हुआ था, तो मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन नज़र आ रहा था, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट टीम में जो ना मुझे कोई स्ट्राइक बॉलर या फ्रंट से कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब्बास था, लेकिन अब्बास भी ये कि नए बॉल से आउट करते, फिर बाद में जो ना वो बॉल से आउट करने, जब और इस दफा तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। वही चीज़ ना कि शाहीन के साथ कोई दूसरा बॉलर इस तरह का नहीं था कि वो आउट कर सके। तो लास्ट ईयर मैंने कोशिश की कि मैं टेस्ट टीम में जो ना कम बैक कर सकूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस दफ़ा तो ये कि काफ़ी बॉलर्स भी आ रहे हैं हमारे, स्पेशली वाइड बॉल के साथ। टेस्ट रेड बॉल में हम थोड़ा सा फिर भी मैं भी थोड़ा सा सफ़र करें, क्योंकि शाहीन के साथ दूसरे बॉलर का होना बड़ा ज़रूरी है, यासिर का वापस फॉर्म में आना, लेकिन पेसर का उसके साथ हेल्प करना ज़रूरी है। तो मैंने यही सोचा कि यार बस मेरे ख्याल से अब आगे जो कम बैक का सिस्टम जो है ना वो तो ख़त्म हो गया है। बेस्ट ये है कि मैं यहाँ पे अपने रिटायरमेंट अनाउंस करूँ और अपने आप को फोकस करूँ आगे की तरफ, या तो कोचिंग की तरफ आ जाऊँ, क्योंकि ऑन द फील्ड अगर मैं एक जूनियर के साथ मैं काम करूँ तो मेरे ख्याल से ये भी एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान की हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट ने मुझे काफ़ी इनाम दिया, काफ़ी इज़्ज़त दी है। तो अब ये टाइम है कि मैं कोचिंग में या ऑन द फील्ड किसी और तरीके से मैं उनको रिटर्न कर सकूं। रिजवान, उमर तो कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो इन्हें बड़े अरसे से जानते हैं, इंतहाई ज़्यादा शरीफ आदमी है, कभी वो बात नहीं करेंगे। आप नहीं समझते एज ए जर्नलिस्ट, आप क्योंकि बड़ा फॉलो करते हैं, अभी नेशनल T20 में भी आपने सारे प्लेयर्स को देख लिया, आप नहीं समझते कि दिस इज़ द टाइम रादर दैन 70s 80s और 90s के लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिठाया जाए? ठीक है, मिसबाह हक ने जो भी फैसला किया कि चीफ सेलेक्टरी छोड़ दी, ये टाइम नहीं आ गया कि ऐसा बंदा जिसने बड़ा टॉप पे पाकिस्तान को और हमेशा स्पेयर हेड किया है, ये नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट खेले हैं, मतलब इन्होंने किया। आप नहीं समझते इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को, स्पेशली देखें हम इस वक्त 10 साल पीछे चले गए, तो ऐसा बंदा चाहिए जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर, क्योंकि इन्होंने अभी भी ये खुद खेल रहे थे,
ये अभी सिंध के साथ बलोचिस्तान के साथ खेल रहे थे, तो ये अभी खुद खेल रहे थे। तो आप नहीं समझते दिस इज द टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें, पहली दफा मैंने देखा है कि किसी को रिस्पेक्टेबल वे, बेशक ये डिजर्व इससे भी ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी थोड़ा बहुत जो उनसे नहीं नजर आया अच्छा किया और सबने अप्रिशिएट किया। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले, बीइंग फैन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, I would like to say thank you to Umar Gul for his services for Pakistan. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का इनका पूरा करियर रहा पाकिस्तान के लिए, और नीट और क्लीन करियर रहा। ये बड़ी बात है हमारे पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है कि बिल्कुल बड़े मसाइल हैं, इश्यूज होते हैं। उसके अलावा मैं मोहसिन भाई, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बताता चलूं कि आईसीसी की ऑल टाइम T20 रैंकिंग में उमर गुल हमारे पाकिस्तान की शान है, पहले नंबर पे है T20 रैंकिंग में ऑल टाइम। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें एक खास बात और भी है मोहसिन भाई, खास बात यह है कि सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर है टॉप 10 पे, बाकी सारे स्पिनर हैं, और वो भी फास्ट बॉलर पाकिस्तानी है और टॉप पे हैं सबसे। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि स्पिनर्स यूजुअली डोमिनेट करते हैं T20 में, रैंकिंग में वही ज्यादा ऊपर होते हैं, लेकिन ऑल टाइम रैंकिंग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, और वो भी सबसे टॉप पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, की बात, और काफी इनकी बात तो होती है। लेकिन इनका देखें, इनका कमाल ये है कि इनकी फैन फॉलोइंग जो है ना, वो हमारे पड़ोस में भी उतनी है जितनी पाकिस्तान नहीं, जो अराउंड द वर्ल्ड जो क्रिकेट फैन है। देखें, यॉर्कर एक टर्म है, हाँ, लेकिन वो टर्म इन्होंने वो सोशल मीडिया पे एवरीवेयर दे कॉल इट गुलडोज्ड हो गया। वो एक टर्म इनकी यॉर्कर्स की वजह से, उमर भाई आपके, वो एक टर्म यूज होती थी, किसी को यॉर्कर वाले बोल करते थे, कौन जानता होगा। हाँ, उनको तो बहुत है भाई, गुलडोज्ड किया है। वो एक टर्म इनकी वो एक स्पेसिफिक हो गई कि भाई उमर गुल का यॉर्कर जो लगा तो वो गुलडोज्ड हो गया। गाने बने जी गुल, और कितने गाने बने इंडिया में। ये बड़ी बेहतरीन T20 में टेस्ट मैच, आई स्टिल रिमेंबर, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, जो लाहौर में इन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया अगेंस्ट इंडिया, टॉप के बैट्समैन आउट किए सचिन, जबकि हम वो सीरीज हार गए थे। वो 2004 नहीं आप बता रहे, 2004 वाली आई गेस नहीं, वो 6 वाली हमारे 6 हम 1-0 से जीते। अच्छा, बहरहाल उस मैच में स्टेडियम वाले ही जीते थे वो 2004। हाँ, वही 3 सीरीज, जो 3 टेस्ट मैच की सीरीज 2-1 से हमारे थे। हाँ, वो पिंडी वाला मैच हम हार गए थे, मुल्तान और पिंडी में। अच्छा, ठीक है। बहरहाल जी, T20 में जब फॉर्मेट आया तो उमर गुल इन्होंने बताया कि ये इन्हीं के लिए बना, इन्हीं के लिए। और देखिए 2007 से 2012 तक, आज वो मैं आर्टिकल भी पढ़ा था उस्मान समीउद्दीन का, बड़ा अच्छा वो छपा क्रिक इन्फो में, उमर भाई पे लिखा है उन्होंने। तो इनका जो इकोनॉमी रेट है वो सबसे, डेथ ओवर में 16 से 20 ओवर के दरमियान में सबसे कम इकोनॉमी रेट, और एवरेज सबसे अच्छी, और यॉर्कर तो मैंने आपको बता ही दिया। आई स्टिल रिमेंबर हिज मैच। बात तो होती है न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 के वर्ल्ड कप में, लेकिन जो सेमीफाइनल में इनका सेकंड लास्ट ओवर था, पेनल्टीमेट ओवर, उसमें जब इन्होंने जो बॉलिंग करवाई है, जो रन कंटेन किए, वो हालांकि डोमिनी वगैरह अच्छे प्रॉपर बैट्समैन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर इन्होंने करवाया, और आई स्टिल रिमेंबर। और फिर इनका विद द बैट भी बड़े अच्छे कंट्रीब्यूशन थी। आई रिमेंबर हिज मैच, ही डिड पार्टनरशिप विद उमर अकमल इन 2014 वर्ल्ड कप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इन्होंने 32 रन बनाए, स्टंप पे छक्के, वो मिड विकेट पे इन्होंने अच्छे छक्के मारे, और वो इतनी मैच विनिंग वो पार्टनरशिप बनी, और बड़ा जरूरी मैच था वो पाकिस्तान के लिए, और वो भी विद द बैट भी ही इज वेरी हैंडी, और ओवर द एज पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो आई रियली लाइक टू से थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। बड़ा अच्छा आपने पाकिस्तान के लिए सर्व किया। और दूसरा जो आपका सवाल था, बिल्कुल इसमें मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो तब्दीली की बात, ये तो गवर्नमेंट ही तब्दीली की बात आई कि रूल ऑफ यंगस्टर को मौका मिलेगा। तो बिल्कुल अभी क्रिकेट खेले हुए हैं, डायनेमिक्स को जानते हैं, गेम की लोकल जो स्ट्रक्चर है उसकी, और इनको मैं समझता हूँ बिल्कुल इनको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ना खिलाड़ियों के खेलते हुए आ रहे हैं, और सारा अभी भी खेल रहे हैं, अभी तो रिटायर हुए, तो ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं।
और अगर ये क्लेम किया जाता है कि ये हम तब्दीली चाहते हैं, हम चाहते हैं जो यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, ज़्यादा एनर्जी से, ज़्यादा पैशन से जो काम करेंगे, तो फिर मैं तो नहीं समझता कि उससे इनसे कोई बेहतर चॉइस है जो कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के लिए परफॉर्म भी कर चुके हैं। और ये बात जो मैंने शुरू में की, ना कोई दाग ना कोई धब्बा, इतना नीट एंड क्लीन करियर जो है वो भी है और जानते भी हैं गेम को। और बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर इनको बनाया जाए या चांस दिया जाए तो इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। रिजवान, एक और आखिरी इसी में ऐड कर लेते हैं, अगर उमर गुल आता है तो दो चीजें तो कंफर्म है। एक तो ये किसी ब्लैक मेलिंग, वाइट मेलिंग और वो जिसे कहते हैं ना पर्ची और सिफारशी कल्चर, वो तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये टॉप के रहे हैं। ये वो नहीं रहे जिसने एक आध टेस्ट मैच खेल लिया हो गलती से या 25 नंबर लिए हो तो आके डायरेक्टर लग जाए। तो इन्होंने तो बड़ी नीट एंड क्लीन और टॉप क्रिकेट खेली है। और दूसरा ये होगा, जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, वो ये होगा कि ये नाइंसाफी नहीं कम से कम करेंगे जिस तरह बाकी चाचे माचे भतीजे भांजे इस तरह, क्योंकि इन्होंने खुद सफर किया है, कई साल सफर किया है, तो ये वो ज्यादती कम से कम अगली जनरेशन के साथ नहीं करेंगे। देखिए मोहसिन भाई, कि जो इंसान खुद अपनी मेहनत के बलबूते पे आता है, मेरिट पे आता है और फिर आके वो पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बनाता है, वो स्ट्रगल करके आता है, उसको पता होता है, फिर ही कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ इमर्जिंग प्लेयर्स कि वो किस फेज से गुजर के आ रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, और वो सारी उन चीज़ों को समझता है। और मेरे ख्याल में जो इंसान खुद उस फेज से गुजर के आए तो वो दूसरे के साथ कभी ज्यादती नहीं होने देता और ना ही करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मौका मिलेगा तो माशाल्लाह से जैसे बता चुका हूँ, बड़ा बेहतरीन इनका करियर रहा है, नीट एंड क्लीन। तो ये बेहतरीन इन्होंने कप्तानी नहीं की इस्लामाबाद की, हालांकि इन्हें मिलती थी, लेकिन ये यंगस्टर, ये भी एक बहुत बड़ा, इस मुल्क में ये बड़ी रेयर होती हैं। पड़ोस में तो हम देखते हैं तेंदुलकर जो है वो गंगुली के अंडर, गंगुली धोनी के अंडर, द्रविड़ के अंदर, द्रविड़ धोनी के अंडर, लेकिन हमारे मुल्क में ये बड़ी अभी रिटायर हुए हैं। मैं मोर और लेस सारे ही जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनके ट्वीट देख रहा था, हुसैन तलत ने किया, बाकी सारे प्लेयर ने किया कि ये ऐसे बड़े भाई की तरह इन्होंने बताया, जब भी कोई बात हुई मोटिवेट किया। और ये रेयर चीज़ होती है, हर कोई सीनियर जो है उसमें ये वाली खासियत नहीं होती कि वो अपना जो तजुर्बा है या अपना वो जिस तरह गाइड करे यंगस्टर्स को, तो ये भी एक खासियत होती है। तो आई वॉज अमेज्ड माशाल्लाह, इतने सारे ट्वीट जो अभी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जो इनके साथ खेलते भी रहे हैं, जो इमर्जिंग है, जो खेलने वाले हैं, सब ने बड़े अच्छे अल्फाज में किया। तो देखिए मोहसिन भाई, किसी पे कंपलसरी तो नहीं है कोई ट्वीट करे, ना भी कोई करे तो आप किसी को क्या कह सकते हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। कोई इसीलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने किसी को हेल्प आउट किया होगा, कुछ बताया होगा, कुछ ऐसा कुछ लम्हा होगा तो उन लोगों ने फिर ट्वीट किया। तो इट शोज कि हाँ है वो चीज़ कि दूसरों को सिखाने की, ये भी बड़ी अच्छी बात है और ये हर क्रिकेटर या हर इंसान में नहीं होती। उमर, अभी नेशनल T20 हुआ, पिंडी आया, मुल्तान गया, अच्छे मैचेस देखने को मिले और स्पेशली पिंडी में तो हमने बहुत अच्छे मैचेस देखे, क्लोज मैचेस देखे, रंजे भी बनी, रंजे चेज भी हुई और छोटे टारगेट, रिलेटिवली छोटे टारगेट, जिसे जैसे 150 भी और 160 भी नॉर्थर्न ने डिफेंड। अच्छा, आप समझते हैं क्रिकेट के लिए अच्छा है कि इतनी टफ टीम थी नॉर्थर्न की? मैं समझता हूँ ये तो पाकिस्तान की टीम के टक्कर की टीम थी नॉर्थर्न की, और 3 मैच वो आ रही है इंक्लूडिंग फाइनल भी आ रहा, तो ये आप समझते हैं अच्छा है, बाकियों के लिए भी एक मोटिवेशन थी? देखिए मोहसिन भाई, एक तो बात ये कि ना पहली दफ़ा मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट पीसीबी ने अरेंज किया था, इसको मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो होते थे ना T20 हम 5-6 मैचेस खेलते थे और बस जो अर्ली जो जीतता था बीच में आते थे, वो अलग होता ही नहीं था, वही बस ऊपर आते थे फाइनल 4 में या फाइनल में। तो इस दफ़ा ये हुआ कि जो अच्छी टीमें थी उन्होंने बाद में आप अगर सदरन को देख लिया, उन्होंने पहले 4-5 मैचेस हार गए, लेकिन उनका इन कम्बिनेशन बन गया, उनकी टीम अच्छी थी। जिस तरह केपी स्टार्ट में 1-2 मैचेस हार गए, सिंध हार गया, लेकिन उनकी टीम ओवरऑल अच्छी थी, तो उन्होंने फिर लेटर ऑन उन्होंने कम बैक किया और वो फाइनल 4 में आ गए। तो नॉर्दर्न के भी मेरे ख्याल से ऑन द पेपर या ऑन द फील्ड अगर आप देखते तो बेहतरीन टीम थी। मेरे ख्याल से केपी और नॉर्दर्न वन ऑफ द बेस्ट साइड इस टूर्नामेंट के, और उनके जो बेंच स्ट्रेंथ थे, उनके जो प्लेइंग 11 थे, सारे जो ना इक्वल वर्ल्ड क्लास थे।
तो मेरे ख्याल से T20 में मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं भी ये फाइनल राउंड में जो ना ये लोग हार जाए। मैंने पहले ड्यूरिंग कंपटीशन मैंने कहा था, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है और इसमें ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है ना, क्योंकि इसमें अगर अच्छी टीम हो ना लॉन्गर वर्जन में वो तो फिर भी कम बैक कर सकते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट ऐसी है ना कि इसमें 1-2 ओवर आपके ख़राब चले जाए तो आप फिर कम बैक नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से नॉर्दर्न के साथ वही हुआ। अच्छा, ये टूर्नामेंट हो गया एक बड़े अरसे बाद, जो अच्छी चीज़ है, अब आपने पाकिस्तान क्रेडिट भी देना चाहिए, बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि एक वाइस कप्तान जो है, चाहे जिम्बाब्वे की सीरीज़ है, एक वाइस कप्तान और एक यंगस्टर को बना दिया, जिसके वो PSL ने जो अभी वाला था, इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है मिसबा का कि उसने शादाब को इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान बनाया, और उसके बाद हम शादाब को एक कंप्लीट ऑलराउंडर की तरह देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये होना भी चाहिए। जिस तरह पास्ट में हमने कहा कि यार हम यंगस्टर को ग्रूम कर सके, कई दफ़ा हमने वाइस कैप्टन भी अनाउंस करे, लेकिन फिर उसके बाद वो प्लेयर स्क्रीन से ही गायब हो गया। तो मेरे ख्याल से ये शादाब का बड़ा अच्छा डिसीजन है और बड़ा अच्छे टाइम पे लिया, क्योंकि जिस तरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह वो लीड कर रहा, फिर रिसेंट में जिस तरह वो T20 में नॉर्दर्न की टीम 6 के 6 मैच जी बिल्कुल लीड कर रहा, और सबसे जो अच्छी बात है कि वो ऊपर से खुद परफॉर्म कर रहा था एज ए कैप्टन। वो ऑन द फील्ड अगर आप उसको देखते उसकी एफर्ट देख लेते हैं, बैटिंग में बॉलिंग में, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि एक हमारा एक यंगस्टर है वो ग्रूम हो रहा है, और उसमें है कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा कैप्टन बन सकता है। कैप्टन वही होना चाहिए जो फ्रंट से लीड करे, जिसकी अपनी परफॉर्मेंसेज अच्छी हो, तो आपकी टीम के जो बाकी प्लेयर वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको उतने ही सुनेंगे। अभी जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए 22 लड़के कल मिसबाउल हक साहब ने अनाउंस कर दिए हैं। कुछ नए भी आए हैं जी बिल्कुल, कुछ जो है पुराने भी हैं, मिक्सचर से हैं, कुछ जो है बिल्कुल ही कराची से जो 2-3 है, स्पेशली वो जो दानिश अजीज लड़का है वो है, फिर वो जो जाहिद है लेग स्पिनर जो है दादू का, उसका है। कुछ लड़कों के ऊपर बड़े सख्त वो आए हैं, क्रिटिसिज्म आया कि यार इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो इनको क्यों नहीं रखा गया। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मैं बार बार यही बात भी कर रहा था, मैं इवन मैंने क्रिकेट कमेटी में भी बात की है कि आप जब तक डोमेस्टिक के परफॉर्मेंसेस को अहमियत नहीं देंगे ना, तो आप कभी भी एक अच्छी टीम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि हम टूर्नामेंट हम उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर हमारा अभी T20 जिस तरह हुआ या PSL के का टूर्नामेंट हुआ तो हम उस पर सिलेक्शन करते हैं, जो कि ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। आपको डोमेस्टिक जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में कंटिन्यूसली जो परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको उनको प्रेफर करना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह जो नाम आपने लिए इनको चांस देना चाहिए और वो डिज़र्विंग थे, अनलेस कि ये हम आए और T20 में एक मैच में परफॉर्म करके और आप उनको खिला रहे। तो बिल्कुल ये जिस तरह अब्दुल्ला शफीक का नाम ले लिया आपने, बहुत वो मुझे ऑनेस्टली मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से अगर अभी रिसेंट टीम में अगर आप देखें बाबर के बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर की तरह एक दूसरा बैट्समैन बन सकता है यंग, तो वो ये अब्दुल्ला शफीक है। लेकिन उसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा और डोमेस्टिक एक आध साल खिलाना चाहिए, अनलेस कि वो आप उसको जल्दी एक्सपोज कर रहे हो और वो जल्दी से जन्म वापस चला जाए। तो बिल्कुल अगर आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ चांस देना था यंगस्टर को, तो मेरे ख्याल से ये 2-3 प्लेयर और भी 3 प्लेयरों में तो बहुत ज्यादा है। इफ्तिखार अहमद हो गया, जफर गौहर हो गया और उस्मान कादिर हो गया जी। सारे पूछ रहे हैं कि डोमेस्टिक में इनकी क्या परफॉर्मेंस थी, इनको क्यों, और उनको अब देखे कराची वाले अगर शोर मचा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है कि दानिश अजीज ने तो पूरा मैच फिनिश करके दिया है। वो लड़का जो है दादू वाला लेग स्पिनर, उसने तो कई मैच इनको जिताए हैं। सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि हम जो ना पाकिस्तान टीम के साथ जो ना ये सिटीज़ के नाम रख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सारे जितने भी कराची के, पेशावर के, पंजाब, लाहौर, जिधर के भी, ये सारे हमारे पाकिस्तान की टीम बन रही है। कोई ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे कराची प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है या लाहौर की। हाँ बिल्कुल, आप जो डिज़र्विंग है, डिज़र्विंग को आप चांस दे दो, बिल्कुल उसको जो अगर डिज़र्व कर रहे हैं तो उसको आप बेशक खिला दे। मेरे ख्याल से इफ्तिखार का ये है कि अगर ऑनेस्टली अगर मैं समझता हूँ ना, अगर आपने ये अगले साल जो T20 या इसके बाद जो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप आने वाला है 2-2.5-3 साल के बाद, तो अगर आपने उसके लिए सोचना है तो अभी से काम स्टार्ट करना हो। ये नहीं कि हम वर्ल्ड कप खेल लो फिर उसके बाद नहीं अगले वर्ल्ड कप के लिए हम काम कर रहे हैं।
आपने मिक्स टीम बनानी जिसमें यंगस्टर भी हो, और जिस तरह आपने इफ्तिखार की बात की या इवन मैं उसके फेवर में भी आसिफ अली और ये खुशदिल के फेवर में भी हो, अच्छा टैलेंट कि उसको आप जो ना ग्रूम कर T20 तक, जो आपके जो T20 वर्ल्ड कप तक ना आप ये 20-22 लड़के ऐसे करो कि इसको कंटिन्यूसली खिलाओ। अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हो तो मेरे ख्याल से मिक्स इन मैच होने चाहिए, यंगस्टर भी और सीनियर को भी खिलाना चाहिए। रिजवान, अभी जिम्बाब्वे सीरीज सर पे खड़ी है, तो क्या ही ना अच्छा होता कि मिक्सचर होता, जैसे उमर ने कहा, और उन्होंने देखो सीधी बात किया, कोई और होता वो लगा लिपटा के कहता नहीं जी पीसीबी ने बड़ा अच्छा कर दिया, ये कर दिया। उन्होंने सीधा कहा कि हाँ जिनका हक बनता है उन्हें खेलना चाहिए। देखिए हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 2019 का वर्ल्ड कप हो, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आपने अपना सिटिंग कप्तान बिठा दिया, बाबर आजम बिठा दिया, सारे मेन प्लेयर बिठाए, जिसका हमें नुकसान हुआ 19 के वर्ल्ड कप में। हमें पता ही नहीं था कौन सी टीम जा रही है। अब 2021 में है वर्ल्ड T20 इंडिया में, 2022 में है वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में, 2023 में है वर्ल्ड कप इंडिया में। ठीक कह रहे हैं कि टीम बनानी चाहिए। आपको नजर आता है हम टीम बना रहे हैं? मोहसिन भाई देखिए, T20 में तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए थे, जो यंगस्टर्स हैं मजीद भी कुछ इंक्लूड हो जाते। बट व्हेन इट कम्स टू ODIs, 3 ODIs हैं उसमें, और ये सारे जो मैचेस हैं ये काउंटिंग इनकी होगी क्योंकि हम डायरेक्ट एंट्री के लिए 2023 के वर्ल्ड कप में। तो ये अब जैसे कि टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है, अब ICC ने जो ODIs में भी ज़रा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और वो भी हाई वैल्यू जो है बायलैटरल सीरीज जिन कंट्रीज़ की भी आपस में होंगी उसके जो पॉइंट्स हैं वो काउंट होंगे। तो मैं समझता हूँ ODIs में तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। फुल स्ट्रेंथ टीम जो आपके पास है, बेशक सीनियर हैं या कुछ लोग कह रहे हैं बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, आई वोंट यूज़ द वर्ड पुराने, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उन्हीं के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि उसमें तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिकॉज वी नो कि जब वो भी अपनी बेस्ट टीम भेजेंगे तो क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, यू नेवर नो कि आप हार भी सकते हैं, एक आधा मैच भी हार जाए तो पॉइंट्स कम होंगे। तो ODIs में फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए था। हमने देखा श्रीलंका आके हमें उनकी बी टीम या 5-6 खिलाड़ी नहीं आए थे, फिर भी हम 3-0 से हार गए। तो मैं समझता हूँ ODIs में तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन T20 में आई बिलीव कि ज़्यादा जो अभी जो टीमें स्क्वाड में सिलेक्ट हुए हैं तो उसमें से ज़्यादा चांसेस देने चाहिए इमर्जिंग प्लेयर्स को। उनको ज़रा जाहिर है कि खेलेंगे, वो भी इंटरनेशनल मैच उनके लिए होगा, कुछ का अगर डेब्यू होता है तो दैट वुड बी ग्रेट। और T20 वर्ल्ड कप आगे आ रहा है तो यू नेवर नो कि कभी उसमें से 1-2 अच्छे प्लेयर्स सामने मिल जाएं। तो दिस इज़ हाउ आई गेस इट शुड बी। जिशान मलिक का बड़ा नाम लिया जा रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है लड़का, लेकिन उसका नाम फिर नहीं आया, तो ज्यादती नहीं होगी उस बच्चे के साथ? आप ठीक कह रहे हैं मोहसिन भाई, लेकिन अगर T20 की बात करें तो उसमें जब कप्तान है बाबर आजम वो तो खेलेंगे ही, और फ़खर जमान की बात करें तो ठीक है थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है टेक्निक पे और सारे मसले मसाइल पे, लेकिन उसके बावजूद भी लीडिंग रन स्कोरर अभी नेशनल T20 अभी जो हुआ है तो मोस्ट लाइकली ही वुड ओपन। और फिर उसके बाद जो है हैदर अली एक ही मैच खेला, उसने 50 की हुई है, तो खेलेगा, वो ही खेलेगा। तो अगर हो जाता है स्क्वाड में सिलेक्ट तो ठीक है, उसके इंस्पिरेशन मिलती है उनको कि ठीक है जी स्क्वाड में पाकिस्तान के नाम आ गया, मजीद मेहनत करते। बट आई बिलीव के फिर नंबर 4 पे हफीज हैं तो आगे ऊपर के 4 नंबरों पे खेलते हैं अगर वो सिलेक्ट होते भी। तो T20 में अगर हफीज का नाम ना आता, देखिए दानिश अजीज आ जाता, बिस्मिल्लाह खान इतने अरसे से कर रहा है, और बलोचिस्तान एक डिप्राइव्ड है। मौसम भाई थोड़ा डरे हुए हैं ना, श्रीलंका से 3-0 से नहीं हार गए थे हम पाकिस्तान में, डर फैक्टर कब तक हमारे तो उसमें भी फिर अहमद शहजाद को मौका मिला था, उमर अकमल को मौका मिला था, फिर जो मिसबा है वो सीनियर खिलाड़ियों के पास चले गए थे। वो एग्रेशन का है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि मैं इसको एग्रेशन कैसे भरना था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि शायद के इट वुड बी एम्बैरेसिंग कि अगर जिम्बाब्वे भी वही वाला हार के डर से जो है आप बैक टू द, आपने तो प्लान से ही निकाल दिया था इन्हें। अच्छा मौसम भाई, मेरा ये मानना है कि आप यंगस्टर्स को मौका दें, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस कि आपकी टीम का बैलेंस ही सारा बिगड़ जाए। आपके सीनियर भी हों, जूनियर भी हों, कुछ नए खिलाड़ी भी हों, एटलीस्ट टीम आपकी स्ट्रांग नजर आनी चाहिए कि वो आप सिर्फ ये कि आप यंगस्टर्स को मौका दें टीम हल्की कर ले, वो काम नहीं होना चाहिए। टीम आपकी स्ट्रांग रहे, ठीक है, जहाँ पे एक दो नए खिलाड़ियों को। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ ये बनता है आपसे कि अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आपने T20 में रिस्क नहीं लेना तो फिर किस टीम के खिलाफ रिस्क लेना है वो बता दें। ये बात आपकी ठीक है, जिम्बाब्वे इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है आजकल, तो खैर उनके खिलाड़ियों के भी टू वेरी ऑनेस्ट इतना नाम नहीं भी सही तरह नहीं पता नहीं पता। बट इन T20 मौसम भाई, उमर गुल शायद मेरी बात से एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे,
T20 में कोई इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता, जैसे अभी बताया 2-4 ओवर्स ऊपर नीचे अच्छे नीचे निकल लिए तो कोई भी टीम आई गेस मुश्किल है उनका हराना पाकिस्तान को। बट अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दी श्रीलंका जैसी, उन खिलाड़ियों के हमें नाम आते थे नहीं आते थे, 2-4 खिलाड़ियों के नाम थे, बाकी हरासंगा और पता नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट नाम ही नहीं पता थे, तो वो भी तो आके हमें हरा गए ना यहाँ पे 3-0 से। तो हारने के डर से मतलब है हम कोई आगे नहीं बढ़ना। नहीं, मेरे ख्याल में उससे सीखना चाहिए आपसे, उसमें से भी क्या सीखा हमने, उसमें से आप पता नहीं क्या इन्होंने सीखा है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूं कि इट शुड बी मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उमर हमने बड़ा सफर किया इंग्लैंड में, हालांकि हम हमेशा अच्छा परफॉर्म करते थे और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस दफा तारीख में सबसे हल्की टीम थी इंग्लैंड की, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग जब जाते थे तो आप लोगों को तो आगे बड़े बड़े नाम पहले इस्तकबाल, और आप जाते भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन पहले, ये तो 1.5 महीने से इन्होंने बोरिया बिस्तरा डाला। आप ऑनेस्टली नहीं समझते कि जो सबसे बड़ा हमें नुकसान हुआ है इंग्लैंड में वो ये हुआ है कि हमने पेसी विकेट्स पे, जैसे डायमंड की विकेट थी, पिंडी स्टेडियम था या एबटाबाद में हमारे कैंप लगा करते थे, जिससे हमें ये एडवांटेज होता था कि ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन होते थे, फास्ट बॉलर को जो है, और फिर सिलेक्शन भी तो मिसबाह उल हक साहब भी चीफ सिलेक्टर थे और हेड कोच भी थे, तो वो ये तो नहीं कह सकते कि हमारी इनएक्सपीरियंस, भाई आपने खुद सिलेक्ट की है, भाई इमरान खान सीनियर आपके पास मौजूद था और आपको पता है कि वो टेस्ट मैच में बड़ा अच्छा बॉलर है, वो हिलने नहीं देता, फिर आपने अपनी मर्जी की ना। तो हमने सफ़र किया क्योंकि हमने राइट विकेट्स को यूज़ नहीं किया और फिर इंग्लैंड में जाके हमें इसका बड़ा शदीद नुकसान हुआ। मोहसिन भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो कोविड की वजह से टीम को एक टाइम मिल गया, वहाँ पे 1.5 महीना पहले चले गए, काफ़ी इनफ टाइम है और उनको वहाँ पे डिफरेंट पिचेस पे वो 2 डे मैच भी खेले, 4 डे भी खेले, फिर जो T20 के प्लेयर्स थे वो T20 अलग से खेले। मेरे ख्याल से अगर आप पिचेस को देख लेते तो वो उस तरह की पिचेस नहीं देखो जिस तरह पहले इंग्लैंड जिसके लिए फेमस था कि बॉल सीम हो रहा है, ऊपर आ रहा है। मेरे ख्याल से 1-2 पिचेस तो बिल्कुल ही बड़े अच्छे मिले, बैटिंग पिचेस मिले, स्पेशली नॉर्थएम्पटन के जो पिचेस थे। तो हमने थोड़ा सा लेक किया क्योंकि बॉलिंग एक्सपीरियंस की वजह से हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं था कि जिसकी वजह से हमने टीम 2 दफ़ा आउट कर लेते। एक मैच हम जीता हुआ मैच हार गए, उसमें 117 पे 5 आउट थे। यस, वही बात जिस तरह अली मैंने कहा कि शाहीन के साथ कोई दूसरा ऐसा बॉलर नहीं था कि उसका साथ देता, उसके साथ पार्टनरशिप लगा, दूसरे एंड से एक आध आउट कर लेता। तो दूसरी सेकंड बात ये है कि हमने मैच टू मैच जो पिच रीड करना था और जिसके मुताबिक जो प्लेयर को खिलाना था, मेरे ख्याल से हमने थोड़े से उसमें जो ना गलती की है कि पिच के हिसाब से हमने प्लेयर्स को नहीं खिलाया। बजाय ये कि हमने पास्ट की उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, जिस तरह अब्बास की बात कर रहा हूँ, अब्बास को जो ना पास्ट मैच परफॉर्म किया, नो डाउट उसने बड़े अच्छे टेस्ट मैचेस हमें जिताए भी है। लेकिन अगर एक बॉलर आपके पास उधर फॉर्म में है और वो भूखा बैठा हुआ था 4-5 साल से के बाद वो कम बैक कर रहे हैं सुहेल खान, और वो वहाँ पे बैक टू बैक मैचेस में आउट कर रहा है, तो फिर आपको इनफॉर्म प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, ना कि ये कि आप पास्ट की परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर को खिलाएं। अच्छा उमर, अभी इस पे मैं जरा टेस्ट की बात हो रही है तो उमर भाई टेस्ट में क्या वजह है कि हमारे जब वसीम वकार गए हैं उसके बाद हाईएस्ट विकेट आप ही की हैं, नो डाउट के 163 जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बात करें, लेकिन क्या वजह है कि कोई पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स मतलब इतना लंबा अर्सा हो गया कि 200 विकेटें भी नहीं टेस्ट में ले सका, बिल्कुल, तो क्या रीजन है इसकी, क्यों? मेरे ख्याल से एक तो मैं अपनी बात करूँगा कि ऑनेस्टली जिस तरह मैंने वाइट बॉल के साथ जिस तरह की परफॉर्मेंस दी वनडे और T20 में, अनफॉर्चुनेटली मेरे टेस्ट में जो ना स्पेशली आखिरी 10-12 टेस्ट मैचेस में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। मैं भी पिचेस से या वट एवर जो भी वो एक्सक्यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसको मज़ीद अगर 163 है तो एटलीस्ट ये 190-200 तक होनी चाहिए, जिस तरह मैंने अपने करियर में जो वनडे में परफॉर्म किया टेस्ट में। दूसरी बात ये कि मेरे ख़्याल से ये अभी जो रिसेंट में जो मेरे ख़्याल में जो आ रहा है ना, जो मैं सोचता हूँ कि प्लेयर्स जो ना काफ़ी ये T20 की तरफ आ गए, क्योंकि हर जगह पे लीग्स हो रहे हैं, T20 लीग्स, कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा, क्रिकेट ग्लैमर हो गया T20 की वजह से, इनफ पैसा आ गया T20 में, तो प्लेयर भी यही चाहते हैं कि यार 4 ओवर खेल लूँ और बस साइड पे हो जाऊँ, T20 मारदार बेहतरीन मिसाल भी है, पैसा भी है,
लेकिन जो 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 टेस्ट क्रिकेट का जो मज़ा है और जो फ़न है ना वो अलग ही चीज़ है। चाहे अगर आप 400 वनडे भी खेलो लेकिन अगर आप एक टेस्ट मैच खेलो तो लोग ये नहीं कहते कि उमर भाई आप देखें इंग्लैंड में देखें एंडरसन देखें ब्रॉड खेले उन्होंने दूसरे सारे फॉर्मेट उन्होंने साइडलाइन कर दी। वो एक ही फोकस है टेस्ट पे और उस पे जो परफॉर्म करते हैं उनकी जो रिस्पेक्ट होती है जो बात होती है वर्ल्ड ओवर उनका 500-600 शौक की बात है कि प्लेयर्स को हमारे यहाँ पे टेस्ट मैचेस की इतनी अहमियत नहीं जिस बजाय वनडे और T20 को जितना वो लाइक करते हैं प्लेयर्स। अभी हमारी आ रही है न्यूजीलैंड में टेस्ट चैंपियनशिप जी। है और हमारे पास दूसरा फास्ट बॉलर ही नहीं जैसे आपने कहा और न्यूजीलैंड के तो ग्राउंड आपको पता है वो स्टेडियम तो है नहीं, वो तो छोटे छोटे से ग्राउंड है और वो तो अपनी कंडीशंस को ऑस्ट्रेलिया को वो इतना फंसा लेते हैं। अभी इंडिया को हमने देखा, हालांकि इंडिया की टीम इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट वही टीम है दुनिया की मैं समझता हूँ और आप मुझसे ज्यादा समझते हैं कि जिनके पास हर फॉर्मेट की 2-2 3-3 टीमें हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो यही आप देखते हैं लेट्स सी कि क्या कम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन वही कि मैं बात बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि आप यंगस्टर ही खिलाओ, यंगस्टर पे आप ज़्यादा जोर रहे। जो लड़का फिट है और आउट कर रहा है परफॉर्म कर रहा है, अगर वो बजाय वो अगर उसकी एज भी ज़्यादा वो सीनियर भी हो तो उसको आप खिलाए। वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है ना, किसी और टीम के लिए तो नहीं कर रहा, किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं खेल रहा। अगर वो फिट है और परफॉर्म करना है तो उसको खिलाओ बेशक। वसीम, वकार, शोएब अख्तर, इनके बाद हमारे पास एक्सप्रेस, ना आप एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे, ना आसिफ था, ना आमिर था। तो ये तो बात साइड पे रख दें कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग या शेयर पेस जो है वो गारंटी टू सक्सेस है। हसनैन के केस में इतना शोर मचाया इन्होंने, हमने देख लिया। तो उमर आप नहीं समझते कि अब न्यूजीलैंड में बजाय ये तजर्बात करें, सोहेल खान है, इमरान सीनियर है, शाहीन शाह अफरीदी है, चले अब्बास, 4 में से अगर आपने 3 खिलाने हैं तो आप इन 4 को लेके जाएं ताकि आपको फायदा हो। और शाहीन शिनवारी भी है, उस्मान शिनवारी। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये तो लेके जाएंगे क्योंकि एक तो ये कि मेरे ख्याल से एक ही टीम भी जा रही है तो ये 25-30 प्लेयर्स को लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें 6-7 तो फास्ट बॉलर ही होंगे। अब लेट्स सी कि ये वही फास्ट बॉलर वही कैरी कर रहे या कोई नहीं। लेकिन नए नाम भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अगर सीनियर में देखें तो सीनियर में जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लड़के सोहेल खान और इमरान सीनियर, इसके अलावा तो बाकी सारे यंगस्टर ही है। तो लेट्स सी कि ये आप क्या खिला रहे। बाकी ये कि नसीम शाह की भी थोड़ी सी फिटनेस इशू है, वो भी ज़रा इंजरीज उसको ज़्यादा हो रही है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि उसको भी टू अर्ली उसको खिलाया, इतना वो फर्स्ट क्लास सीज़न नहीं खेला क्योंकि वो मेंटली तैयार नहीं था। वो जब खेला भी है तो अंडर-19 के पास जब उसका एक नाम बना था और जिस तरह उसका पेस था तो उसको बैक इंजरी हो गई। फिर उसके बाद वो जब डोमेस्टिक में आया कोई 3-4 मैचेस खेल के फिर स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम के साथ चला गया। तो मेरे ख्याल से जब तक आप ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे और जितने टफ क्रिकेट हमारी है फर्स्ट क्लास की तो आप आगे ऊपर के लेवल पे आप सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल, अनलेस के कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस हो तो वो हो जाता है। अदर जिस तरह शाहीन शाह आ गया, इसने आके 2-3 फर्स्ट क्लास खेल के और टक से वो उधर चला गया और परफॉर्म कर रहा है, बल्कि वो सीख भी रहा है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि उसको शौक है सीखने का और वो परफॉर्म कर रहा है तीनों फॉर्मेट में और एग्रेशन भी है उसके अंदर, एग्रेशन जो भी फास्ट बॉलर का एक वो तुर्रा इम्तियाज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमें जो ना थोड़ी सी ये फर्स्ट क्लास को अहमियत देना चाहिए और प्लेयर्स को हमें स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल मैचेस में आपकी ये जो क्रिकेट कमेटी बनी है माजरत के साथ, इसका तो शायद एक आधा इजलास और फिर चेयरमैन साहब भी रिजाइन कर गए थे। आप नहीं समझते बजाय ये मजाक करने के, मैं तो इसको मजाक ही कहूंगा, मोहसिन खान बना फलाना बना, फायदा कोई नहीं हो रहा। तो ये अभी वक्त आ गया है कि जैसे आप लोग अभी देखें, आपने T20 भी टॉप पे खेली, टेस्ट भी टॉप पे खेला, वनडे भी टॉप पे खेला, डोमेस्टिक में आप सेकंड टू नन थे पिछले 10-12-15 साल से। तो अब वक्त आ गया, चलें आप ये डिसाइड कर लें, जैसे इन्होंने रजाक को कोचिंग में लाया, अच्छी बात है, यंग आ रहे हैं, फैसल इकबाल आया, गुड साइंस, पाकिस्तान क्रिकेट, हम इसके खिलाफ नहीं है। तो अब वक्त आ गया कि ये क्रिकेट कमेटी छोड़े, एक सही पैनल बनाएं, सिलेक्शन कमेटी एक पूरी लाएं, इंडिपेंडेंट हो, और वो सिलेक्शन कमेटी बजाय ड्राइंग रूमों में बैठ के जाती पसंद नापसंद पे बाहर निकले, मैचेस पे जाए और जाके देखे कि क्या हो रहा है और टीम सेलेक्ट करें। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा डिसीजन है ये, बड़ा अच्छा आपने एडवाइस दिया और होना भी यही चाहिए कि लेट्स सपोज अगर आप सेलेक्टर बना रहे डिफरेंट प्रोविंसेस से, जिस तरह पंजाब हो गया, KP, सिंध, बलूचिस्तान या दूसरे उससे,
तो नॉर्थ अगर से, नॉर्दर्न से अगर जहाँ पे मैचेस हैं तो क्यों ना वहाँ पे सिलेक्टर जाए और वहाँ पे जो मैचेस हो रहे हैं उसको देखे, क्योंकि सम टाइम होता है ना ऑन द पेपर लड़का एक तरह परफॉर्म करता है, लेकिन जब आप उसको खुद देखते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या है। उसने 100 तो किया लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है। एक लड़का है उसने 50 किया लेकिन कौन सी कंडीशन में कि किस हालत में कि उसने मैच बचाया, उसने मैच जिताया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टर खुद जाए वहाँ पे मैचेस देखे और उसके बाद सिलेक्शन हो, तो आपको बेस्ट आइडिया ये हो सकता है। उमर, पाकिस्तान वाज ब्लेस्ड 2010 तक भी हम कह सकते हैं, जबकि हमारे पड़ोस में हार्डली नेहरा या जहीर खान थे। आज अगर हम देखें पिछले 3 साल की 17, 18, 19 चलें, स्पेशली 18, 19, 20 में तो इतनी क्रिकेट नहीं हुई, तो फास्ट बॉलर्स ने सबसे ज्यादा मैच जिताए हैं और टॉप में इंडियन फास्ट बॉलर्स ने मैच जिताए हैं। इधर हमें क्या हो गया, जो नर्सरी होती थी फास्ट बॉलर्स की, क्या इंडिया ने, और देखें इंडिया पे हमेशा एक वो लगता था कि जी ये स्पिन स्पिन स्पिन, उन्होंने इस दफा का ठहर जाओ तुसी 18-19 में उन्होंने सारे मैचेस फास्ट बॉलर्स के सरों पे, और मुख्तलिफ फास्ट बॉलरों के, आपको पता है बुमराह उनका जो मेन स्ट्राइक बॉलर था वो इंजर्ड था, उन्होंने अपने मुख्तलिफ फास्ट बॉलर, क्या वो ईशांत शर्मा है, क्या वो यादव है, उन्होंने फास्ट बॉलरों के सर पे मैचेस। मेरे ख्याल से एक तो उन्होंने काम किया, उनके जो जिस डिपार्टमेंट में वो लेग कर रहे थे उस पर बड़ा बड़ा काम किया। उनके जो एकेडमी बने वहाँ पे फॉरेनर कोचेस को बुलाया, अपने एक्स क्रिकेटर्स है वो उसके साथ काम कर रहे हैं। और एक तो उनकी ये रोटेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, प्लस उनको टू बी ऑनेस्ट ये IPL से बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि 2007 से लेके अभी तक अगर आपके इतने फॉरेनर प्लेयर आ रहे हैं, यंगस्टर उसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो गेन करेंगे। बैटिंग तो उनके स्टार्ट से हमेशा अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वो फास्ट बॉलर में थोड़ी से उनको प्रॉब्लम होती थी। अब उस चीज़ पे उस डिपार्टमेंट को उन्होंने फुलफ़िल कर दिया है, तो अब उनको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। टाइम वो वनडे में अलग टीम खिलाते हैं, टेस्ट में अलग, T20 में अलग, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस पे काम किया है। और उन्होंने एक जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी, रोटेशन पॉलिसी बढ़ाई चाहिए कि वो टेस्ट में ईशांत के साथ एक और बॉलर खिलाते हैं, फिर वनडे में टोटली वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए हमारे यहाँ पे भी, टेस्ट के लिए आपके स्पेशलिस्ट होने चाहिए और वाइट बॉल के लिए अलग बॉलर होने चाहिए। आखिरी सवाल इसमें मैं करता हूँ कि ये आप ही जवाब दे सकते हैं। देखें उनको फायदा तो हुआ है, लॉन्ग टर्म पे उन्होंने काम किया, सारी बातें ठीक है, ड्राविड इन्वॉल्व हुए सब, लेकिन उनको जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, पता नहीं आप एग्री करें ना करें, वो हुआ है कि उनका जो प्रेसिडेंट आया ना BCCI का, वो है सौरव गांगुली, जो एक बहुत बड़ा ब्रेन था, कप्तान भी बहुत बड़ा था, खिलाड़ी भी बहुत बड़ा था, और सबसे बड़ा देखे जितना वो क्रिकेट को समझता है। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा चेयरमैन, बदकिस्मती है, मुझे नहीं याद पड़ता कोई क्रिकेटर चेयरमैन लगा हो। हमारा जब भी चेयरमैन लगा है पता ही नहीं चलता किसको चेयरमैन लगा। ये भी एक फ़र्क है कि हमें ICC में या दुनिया क्रिकेट में हम उस तरह अपना केस नहीं प्लीड कर पाते, उस तरह के प्लेयर नहीं ला पाते कि हमारे पास चेयरमैन उस तरह का नहीं होता। और देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो चेयरमैन अगर आप क्रिकेटर है तो वो तो आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि वो उसको फिर एक अच्छा मैनेजमेंट का भी बंदा होना चाहिए कि वो एट अ टाइम दोनों काम अच्छे कर सके। और फिर ये लाजमी भी नहीं है, लॉबिंग बड़ी प्लस ये भी लाजमी नहीं है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर हो, एक अच्छा मैनेजमेंट वाला बंदा भी चाहिए कि जो लॉबिंग कर सके। नीचे लेवल पे आप ऐसा सेटअप बनाएं कि यहाँ पे जो आपके सारे वो उसमें क्रिकेटर इन्वॉल्व हो, जो एक्स क्रिकेटर हो, जो रिसेंट पास में खेलो। जिस तरह मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्रिकेटर से अभी काम ले रहे यूनुस भाई आगे एज अ बैट्समैन कोच, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद जायद आ गया, मोहम्मद यूसुफ आ गया, जायद फजल, मोहम्मद जायद आ गया, दूसरा तीको जमान आ गया। और बाकी अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो जिस तरह यंग क्रिकेटर रहते हैं अभी जो रिसेंट पास में छोड़ के गए, रज़ाक हो गया, फैसल हो गया, तो मेरे ख्याल से ये भी PCB का एक अच्छा इनिशिएटिव है और मेरे ख्याल से ये इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और बाकी भी जो हमारे ऐसे क्रिकेटर है जो अभी रिसेंट पास में रिटायर हुए या रिटायरमेंट के करीब है, तो बिल्कुल उनसे काम लेना चाहिए, क्योंकि उनको पता है मॉडर्न ड्रेस क्रिकेट का क्या डिमांड है और क्या करना चाहिए। अगर आपको चीफ सिलेक्टर की ऑफर होती है तो आप समझते हैं कि आप इसमें ईमानदारी से, और आप जैसा बंदा अगर होता है तो आप और आपको एक फ्री हैंड दे दिया जाए, बजाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म लाएं, आप एक लॉन्ग टर्म प्लान पे काम करें, जैसे हमारे पड़ोस में होता है कि आप तीनों फॉर्मेट्स के लड़के आइडेंटिफाई करें। जैसे आपने कहा है कि PSL की परफॉर्मेंसेज या T20 की परफॉर्मेंसेज पर टेस्ट प्लेयर या वनडे प्लेयर नहीं होना चाहिए सिलेक्ट, तो आप समझते हैं कि, और मैं तो ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितनी आपने क्रिकेट खेली और आपने मॉडर्न क्रिकेट खेली है,
आपने 70s 80s 90s वाली क्रिकेट नहीं खेली, टॉप क्रिकेट खेली है। फिर आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि आप जब बाहर लोगों से, जब लोग कहेंगे हाँ जी उमर गुल है, तो एक दफ़ा वो सोचने पे मजबूर होंगे। जब आप बताते हैं जी कौन है जी, वो एहसान मानी साहब हैं जी। कौन थे जी एहसान मानी साहब? वो जी प्रेसिडेंट रहे हैं आईसीसी। तो आप समझते हैं कि आप जैसा बंदा जो है उसको फ्री हैंड, मैं तो समझता हूँ आपको फ्री हैंड दिया जाए, सिलेक्शन कमेटी भी आप अपनी मर्जी से बनाएं और फिर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व करें। मेरे ख्याल से होना भी चाहिए ऐसे, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, अगर आप उसको फ्री हैंड नहीं देते, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो जो फाइनल टीम है वो जो चेयरमैन ने उसको सिर्फ अप्रूवल देना, उस पर साइन करना है। बाकी प्लेयर्स आपने ढूंढने, वो सेलेक्टर्स का काम है, जो सेलेक्टर या जो सिलेक्शन कमेटी है उनका काम है कि वो प्लेयर्स को निकाल सके। और मेरे ख्याल से अगर ये सिलेक्शन कमेटी की बात, तो मैं इसके लिए इसलिए भी सूट नहीं करता क्योंकि मैं जो ना किसी के साथ ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर तो सकता। ऐसे ही तो बंदा सूट करता है। जो डिजर्विंग प्लेयर है ना, मैं डिजर्विंग प्लेयर को जो ना पहले मेरी प्रायोरिटी है। अगर मैं अपने भतीजे को, जब भी रिसेंटली अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल के आया, मैं उसको रीजन के सेकंड 11 में नहीं डाल सकता, मैं सिफारिश नहीं कर सकता, तो आप मेरे से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसे ही तो बंदा चाहिए, ऐसा बंदा तो चाहिए इस क्रिकेट को। नहीं, होपफुली देखिए, अब तो ये पीसीबी पे डिपेंड करे कि क्या वो मेरे से काम लेना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह रिजवान ने बात की है ना कि काफ़ी प्लेयर्स वो निकले कि यार वो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो मेरा शौक है लोगों के साथ। की तरफ आना चाहेंगे? कोचिंग में आना चाहूँगा, क्योंकि सिलेक्शन भी ये एक मुश्किल काम है, थैंकलेस जॉब है, लेकिन यह है कि टफ जॉब है, इसमें फिर आपको ईमानदारी के साथ काम। लेकिन जिस तरह रिजवान ने कहा था कि लड़के थैंक यू कह रहे थे, मेरा खुश हो कि लड़कों के साथ मैं हमेशा से काम करता हूँ। चाहे चीफ सिलेक्टर नहीं कर सकता लड़कों के साथ इंटरेक्शन, आप समझते हैं? वो तो मेरे ख्याल से वो आप थोड़ा से फिर फील्ड पे आपका काम कम रह जाता है प्लेयर्स। रिजवान कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें, बस टाइम खत्म हो गया। बस once again I would like to say thank you to the services of Umar Gul for Pakistan. जिम्बाब्वे सीरीज क्या नजर आ रही है? उसमें तो सर जितना ही चाहिए आप उसमें आप क्या आपको बोलेंगे, उसमें भी मसला है अब हमारी टीम को। थैंक यू वेरी मच उमर। पाकिस्तानीज, द वर्ल्ड क्रिकेट इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पावर 99। आपने हमेशा जब भी आपको हमने जहमत दी, आपने हमेशा प्यार से दिया। थैंक यू वेरी मच रिजवान। तो जी ये था आज का पावर 99 पे स्पोर्ट्स मार्टम। मोहसिन अली को, उमर गुल और रिजवान के साथ और मेरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।